हेलो स्टूडेंट्स टू वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। और आज हम करने वाले हैं वीणा किताब का, कक्षा 5 की वीणा किताब का आखिरी चैप्टर जिसका नाम है गंगा की कहानी। ये हमारा आखिरी और 12वां चैप्टर है। इसके बाद हो जाएगी हमारी ये किताब समाप्त। मतलब हम क्या पहले से लेके आखिरी तक आ चुके हैं। तो अपने लिए तालियां ज़रूर बजाइएगा क्योंकि आपने कर ली है एक एक कहानी, एक एक कविता, हर एक किस्सा कवर। आज हम करने वाले हैं आखिरी पार्ट, तो इसको पढ़ने के लिए एक्साइटेड हो जाइए क्योंकि ये आखिरी पार्ट है। तो चलिए, गंगा की कहानी हम देखेंगे, इसकी व्याख्या आज, और हम जानेंगे कि गंगा की आखिर क्या कहानी है। गंगा जो है यहाँ पे एक नदी है, हम जानते हैं बहुत ही प्रसिद्ध नदी है हमारे देश की। तो चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं कि गंगा अपनी कहानी अपने ज़ुबानी कैसे सुना रही हैं। तो पहले हम इसकी पहला देख लेते हैं कैसे शुरू होती है। गंगा कहती हैं, मेरा जन्म हिमालय की गोद में हुआ था। नन्ही सी धारा के रूप में मैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में स्थित गंगोत्री हमनद के उस स्थान से निकली जिसे गौमुख कहते हैं। गौमुख से थोड़ा नीचे गंगोत्री में मेरा भव्य मंदिर है जहाँ देश भर के तीर्थ यात्री आते हैं। अब यहाँ पे गंगा बताती हैं कि उनका उद्गम कहाँ हुआ, मतलब उनका जन्म कहाँ हुआ। वो कहती हैं कि हिमालय की गोद में, मतलब हिमालय जो इतने बड़े पहाड़ हैं उनकी गोद में उनका जन्म हुआ है। वो छोटी सी धारा के रूप में निकली थी। उत्तराखंड एक स्टेट है हमारे इंडिया में। उत्तराखंड के उत्तरकाशी नाम की जगह जनपद में स्थित गंगोत्री उत्तरकाशी के जनपद में जो स्थित गंगोत्री एक स्थान है, वहाँ से हमनद उस स्थान से उनका उद्गम हुआ है। वहाँ से वो निकली हैं जहाँ कहते हैं उसको हम गौमुख कहते हैं। और उसके पास ही गौमुख से थोड़ा सा और नीचे जाते हैं तो गंगोत्री एक स्थल है, वहाँ पर उनका एक भव्य मंदिर है, काफ़ी बड़ा मंदिर है। राजा भागीरथ ने इसी स्थान पर तपस्या की थी। अब गंगोत्री का जो ये स्थल है, ये क्या है, तीर्थ है जहाँ पे एक भव्य मंदिर है। वहाँ पर राजा भागीरथ जो थे उन्होंने क्या किया था, वहाँ पे किया थी तपस्या, वहाँ बैठ के की थी मेडिटेशन। इसीलिए मेरा नाम भागीरथी भी है, इसीलिए गंगा का जो नाम है वो भागीरथी भी है। यहाँ से मैं नीचे लुढ़कती चली जाती और मेरा रूप और निखरने लगा। पहाड़ों को चीरती, चट्टानों से टकराती हुई, उछलती कूदती मैं आगे बढ़ती गई। अब यहाँ पे गंगा कहती है कि इसलिए मेरा नाम भागीरथी भी था। गंगा का नाम एक्चुअली गंगा है नहीं, वहाँ से नहीं है। गंगा का नाम कहीं और से गंगा पड़ता है, वो हम देखेंगे। लेकिन जहाँ से फिर उनका उद्गम हुआ था तो उनको भागीरथी नाम से भी जाना जाता है। एक नदी के आप कई सारे नाम सुनते हैं, कई अलग अलग इलाकों में उनका नाम अलग अलग पुकारा जाता है। तो उनका नाम क्या था, भागीरथी भी था। वहाँ से फिर वो पहाड़ों से नीचे लुढ़कती हुई, जैसे इस प्रकार से नदी बहती है ना, ये बहते हुए नीचे आई। उनका रूप और सुंदर होता चला गया। पहले वो छोटी सी थी, फिर वो और चौड़ी होती चली गई और सुंदर उछलती हुई। आप कभी देखिएगा, कहीं आपने वीडियो देखी हो या फिर आपने असल में कोई नदी देखी हो निकलती हुई, तो आपने देखा हो कैसे छल 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 करके उसका पानी बहता है, किस प्रकार उसके जो लहरें हैं वो बनती हैं। तो आपने देखा होगा कितनी खूबसूरत एक नदी होती है और वो कितनी सुंदर होती चली जाती है। तो इस प्रकार से गंगा वर्णन करती हैं कि इस प्रकार से वो उछलती कूदती हुई नीचे की ओर जाती हैं। देवप्रयाग में मुझसे अलकनंदा मिली। देवप्रयाग एक स्थल है जो आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं, ये है देवप्रयाग। देवप्रयाग में क्या होता है, वहाँ पे दो नदियों का होता है संगम। एक नदी यहाँ से आ रही है, एक नदी यहाँ से आ रही है, उसका हो जाता है संगम और ये बन जाती है एक नदी। तो यहाँ कहते हैं देवप्रयाग में मुझसे अलकनंदा मिली। ऋषिकेश पहुँचने पर मैदान में उतर मिली। तो देवप्रयाग में अभी क्या है, अभी ये कहाँ क्या कर रही हैं गंगा, यहाँ आपसे देवप्रयाग से यहाँ ऋषिकेश पहुँचने से पहले मिलती हैं इनको अलकनंदा। अलकनंदा एक नदी है जो यहाँ से आई है और दूसरी तरफ से भागीरथ आई हैं, और ये दोनों मिला करके जब एक बनती हैं तो इसको क्या कहते हैं,
गंगा। जब ये दोनों साथ में मिल जाती हैं तो ये हो जाती है गंगा। यहाँ मेरे किनारे पर साधु संतों और महात्माओं के आश्रम हैं। बहुत से नगर मेरे तट पर बस गए हैं, कई कारखाने खुल गए हैं, इन सबको मैं ही पानी पहुंचाती हूँ। गंगा बताती हैं कि मेरे जो तट पर, तट मतलब नदी का जो किनारा है, यहाँ पे कई सारे साधु संत जो हैं वहाँ पे तप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वहाँ पे उनके घर भी हैं। बहुत सारे नगर भी बस गए हैं जहाँ पे पानी होता है ज़्यादा, वहाँ पर लोग अपने आप पहुँच जाते हैं, क्योंकि पानी की जो अवेलेबिलिटी है, जो वहाँ पे आपको पानी मिलता है, तो उसकी वजह से लोग वहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं। अब जहाँ पे पानी का इंतज़ाम नहीं, जहाँ फसल का इंतज़ाम नहीं, वहाँ इंसान रह के क्या करेगा। इस प्रकार से गंगा के किनारे कई सारे घर बन गए हैं और कई सारी, हम कह सकते हैं कि नगर बस गए हैं, मतलब कई सारे शहर बस चुके हैं, कई सारी फैक्ट्रीज भी खुल चुकी हैं, क्योंकि उनको भी पानी चाहिए होता है। तो इसी प्रकार से इन सबको गंगा पानी देती हैं, उनको पानी पहुंचाती हैं। ऋषिकेश और हरिद्वार मेरे किनारों पर बसे प्रसिद्ध तीर्थ हैं। आपने सुना होगा तीर्थ स्थलों के बारे में, जहाँ आपकी दादा दादी कई बार कहते हैं कि हमें तीर्थ करने के लिए जाना, मतलब मंदिरों में जाना है, बड़े बड़े स्थल हैं जो मंदिर हैं वहाँ जाना है। तो ये जो है ऋषिकेश और हरिद्वार नामक जो स्थल हैं, ये भी गंगा के किनारे स्थित हैं। यहाँ का प्राकृतिक दृश्य और वातावरण बहुत सुंदर है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ का जो नेचुरल जो इमेजरी है, यहाँ पे जो भी आपको दृश्य दिख रहे हैं, ये बहुत खूबसूरत है। बहुत सारे पहाड़ हैं ऊंचे ऊंचे से और बहुत सुंदर दिखते हैं। उनका वातावरण, एनवायरनमेंट एकदम सुंदर, हवा है, कोई प्रदूषण नहीं है। तो इस प्रकार से ये वर्णन करती हैं। हरिद्वार में हर 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला लगता है। हर 12 वर्ष के बाद हरिद्वार में कुंभ का मेला भी लगता है। जैसे कि अभी कुछ वक्त पहले भी कुंभ का मेला लगा था, जहाँ पे लोग स्नान करने के लिए जाते हैं। हरिद्वार के पास से एक नहर निकल गई है, जिसे गंगा नहर कहते हैं। लाखों एकड़ भूमि को सींचती हुई यह नहर उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद पहुंचती है। मैं भी घूमती घूमती कानपुर पहुंच जाती हूँ। तो अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि हरिद्वार के पास में ही एक नहर निकाल दी गई है। नहर मतलब एक छोटी सी आर्टिफिशियल, मतलब बनाई गई है जानबूझ के, एक पतली सी नहर, पानी की नहर, एक नदी से, वहाँ से उसका पानी हल्के पतला पतला पानी जाता है। कम चौड़ाई होती है, नदी तो बहुत चौड़ी होती है, लेकिन जो नहर होती है वो कम चौड़ी होती है और उससे पानी अंदर की तरफ, शहर की तरफ जाता है, नगरी में जाता है। और वो उस पानी का प्रयोग कहाँ होता है, सिंचाई के लिए यूज़ होता है। जहाँ पे खेती किसानी चल रही होती तो उनको भी पानी चाहिए होता है, तो वहाँ पे यूज़ होता है। और ये जो नहर है, कहाँ, भूमि को सींचती हुई, मतलब पानी जो हमारी धरती है उसको पानी देते हुए, वह नहर उत्तर प्रदेश के कानपुर में जनपद नामक जगह तक पहुँच जाती है। उसी के साथ साथ जो हमारी मेन नदी है, गंगा है, वो भी नेचुरली घूमती 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 कानपुर पहुंचती हैं। तो चलिए आगे जानते हैं गंगा क्या कहती हैं। कानपुर भारत का प्रसिद्ध औद्योगिक नगर है। मतलब कानपुर जो है ये फैक्ट्रीज के लिए बहुत जाना चाहता है। यहाँ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, उत्पादन बहुत ज़्यादा है कई सारी चीज़ों का। यहाँ कपड़े, चमड़े और लोहे के कारखाने हैं। इन कारखानों को पानी मुझसे ही मिलता है। मतलब ये जो नदी है, इस नदी का पानी इतना सारा है, मतलब इस नदी का जो पानी का प्रयोग है इन कारखानों में भी होता है। गंगा जो नदी है उसके पानी का प्रयोग इन कारखानों में होता है। कानपुर से चलकर मैं प्रयागराज पहुंचती हूँ। यहाँ यमुना से मेरा संगम होता है। अब जो गंगा है वो चलते चलते कानपुर से निकलते पहुंचती हैं कहाँ पे, प्रयागराज। प्रयागराज में आकर के एक और नदी की धारा से इनका हो जाता है मिलन। मतलब दो नदियां फिर से साथ में मिल जाती है और वो नदी का नाम है यमुना। आप जैसे कि देख पा रहे हैं, एक तरफ गंगा है और दूसरी तरफ यमुना है, और ये मिल करके बना रही हैं एक और चौड़ी नदी। तो इनका हो गया है क्या, संगम। संगम मतलब मिल जाना। इस संगम पर भी प्रत्येक 12वें वर्ष कुंभ का मेला लगता है। अभी जहाँ पे लगा था रिसेंटली,
2025 में फरवरी में हमने देखा, फरवरी के महीने में लगा था, कहाँ पे, प्रयागराज में लगा था कुंभ का मेला। तो हमें ये बता रहे हैं इस कहानी में भी कि यहाँ पर भी कुंभ का मेला लगता है। कहाँ पर? प्रयागराज में। इस मेले में देश के कोने कोने से लाखों लोग आते हैं। मतलब इस देश में, हमारे देश में कोने कोने से, मतलब पूरे देश भर के लोग इस मेले में आते हैं। मैं फिर आगे बढ़ती हूँ। चलते रहना बहते रहना ही मेरा काम है। मैं मतलब चलते रहना बहते रहना ही मेरा काम है। मैं रुक नहीं सकती, मैं इतनी चंचल हूँ, मैं रुक नहीं सकती, मैं बस आगे बढ़ती जाती हूँ। मैं वाराणसी पहुँचती हूँ। इस नगर का दूसरा नाम काशी है। ये बहुत बड़ा है। अब क्या हुआ, ये प्रयागराज से पहुँचती है कहाँ? वाराणसी। वाराणसी को हम और क्या कहते हैं? काशी कहते हैं। जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर जो है, जो काशी में का स्थित है, हम काशी कहते हैं वाराणसी को। यहाँ पहुँचती हैं अभी। ये बहुत बड़ा तीर्थ है। ये जो ये भी एक तीर्थ स्थल है और ये काफ़ी बड़ा तीर्थ स्थल है। वाराणसी से आगे बढ़ने पर मैं कई नदियों को अपनी गोद में लेती हुई बिहार राज्य में पहुँचती हूँ। यहाँ से अभी कहती हैं कि वाराणसी से आगे बढ़ने पर मैं कई सारी नदियों को अपनी गोद में लेते हुए आगे बढ़ती हूँ। इसका अर्थ है कि मैं जैसे जैसे आगे बढ़ती हूँ वैसे वैसे कई छोटी 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 छोटी, जैसे ये गंगा हो गई, समझ लीजिए ये गंगा हो गई। अब आजू बाजू से और छोटी छोटी नदियाँ आ रही हैं और आके मिल रही हैं गंगा में। ये हो गई एक स्ट्रीम, तो ये गंगा में मिल रही हैं। इसी प्रकार से कहना चाहती हैं कि छोटी छोटी जो और नदियाँ हैं उनको अपनी गोद में, अपने आप में समाहित करके वो आगे बढ़ती हैं और कहाँ पहुँचती हैं? बिहार राज्य में। बिहार एक राज्य है हमारे देश का। बिहार राज्य में पहुँचती हूँ। यहाँ से पटना, भागलपुर आदि नगरों से होती हुई मैं पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती हूँ। इन सारी जगहों से होते होते अब पहुँच जाती है गंगा पश्चिम बंगाल में। इसको हम वेस्ट बंगाल कहते हैं। पश्चिम बंगाल में मेरी दो धाराएं हो जाती हैं। एक धारा बांग्लादेश को चली जाती है। अब क्या कह रहे हैं? गंगा पश्चिम बंगाल में पहुंचने के बाद उसकी दो धाराएं हो जाती है। मतलब ये हमारी गंगा चली आ रही थी, अब एक स्ट्रीम इसकी जो ये है वो कहाँ है? एक इंडिया में ही है, दूसरी हो जाती है बांग्लादेश में। मतलब इसके हो गए हैं क्या? दो हिस्से। इस नदी के क्या हो गए हैं? दो हिस्से। अब इसकी धाराएं बन जाती हैं। वहाँ उसका नाम पद्मा पड़ गया है। अब जो नदी की जो धारा है हमारी गंगा की, जो बांग्लादेश पहुँच जाती है, ये दूसरा देश है, उसको वहाँ पे कहा जाता है पद्मा। वहाँ पे गंगा के नाम से नहीं परंतु पद्मा के नाम से जाना जाता है। दूसरी धारा कोलकाता, कलकत्ता, कोलकाता आपने शहर का नाम सुना होगा, कलकत्ता की ओर जाती है। वहाँ मुझे हुगली भी कहते हैं। अब क्या है कि कोलकाता में जो गंगा नदी का नाम है, जैसा कि हमने पहले भी जाना कि एक नदी के कई सारे नाम हो सकते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर एक ही नदी को किसी और नाम से भी पुकारा जा सकता है, लोग पुकारते भी हैं। तो क्या होता है कि कोलकाता में जो है गंगा को हुगली भी कहा जाता है। अब अंत में मैं बंगाल की खाड़ी में समुद्र से मिल जाती हूँ। अब ये कह रही हैं कि अंत में जब कोई ज़मीन नहीं बचती तो बंगाल की खाड़ी, मतलब बे ऑफ बंगाल समुद्र है, वहाँ पे जा गिरती हैं। जैसे कि ये बहुत बड़ा सा समुद्र है और यहाँ से चली आ रही है हमारी गंगा और यहाँ ख़त्म हो जाती है, ज़मीन ख़त्म हो जाती है, जहाँ पे हमारा देश ख़त्म हो जाता है, मतलब भूमि ख़त्म हो जाती है और सिर्फ पानी पानी आ जाता है। तो यहाँ आके वो मिल जाती है खारे पानी में, वो है बंगाल की खाड़ी। आप मानचित्र में देखिएगा कि बंगाल की खाड़ी कैसे दिखती है और एक आप फिजिकल मैप भी देख सकते हैं कि गंगा कहाँ से होते हुए आके बंगाल की खाड़ी में पहुँचती है, वहाँ पे मिल जाती है उस खारे पानी में। मुझे भारतवासी पवित्र नदी मानते हैं। गंगोत्री से निकलते समय मेरा चांदी जैसा चमकीला रूप रहता है, किंतु मुझे दुख है कि काशी पहुँचते पहुँचते मेरा चमकीला रंग मटमैला हो जाता है। कारखानों और शहरों का गंदा पानी मेरे जल को दूषित कर देता है।
अब ये बताती हैं एक तरह से एक प्रसन्नता, फिर उसके जस्ट बाद ये अपना दुख बताती हैं कि किस प्रकार से जो भारत के लोग हैं मुझे एक पवित्र नदी मानते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा पवित्र नदी, बहुत ही पायस नदी, जिसका और कोई तोड़ नहीं है, जिसको हम पूजते हैं, ऐसी नदी मानते हैं। गंगोत्री से निकलते समय उसका जो रंग है, जो गंगा का जो रंग है वो चांदी से चमकीला, इतना सुंदर पानी, एकदम साफ पानी रहता है। किंतु उनको दुख इस बात का है कि काशी पहुँचते पहुँचते, मतलब काशी हमने देखा, वाराणसी पहुँचते पहुँचते गंगा का पानी जो है वो मटमैला हो जाता है और काला काला होता चला जाता है, गंदा होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि लोग उसे दूषित कर रहे हैं, उसके अंदर कचरा फेंकते हैं, उसके अंदर कारखानों से जो वेस्ट निकलता है वो उसी में फेंक दिया जाता है, नालियों का पानी भी उसी में चला जाता है। तो इस प्रकार से हो जाता है गंगा का पानी दूषित, ये हो जाती है गंगा यहाँ पे दूषित, और इस बात से है गंगा बहुत ज़्यादा दुखी। तो हमें ये क्या कहना चाहती है कि पानी का चाहे कोई भी स्रोत हो, लोग उसे यूज़ करते हैं, तो आपको उसे गंदा नहीं करना है। और गंगा को खुद भी कितना बुरा लगता है, उसके अंदर जो पलने वाले जीव जंतु हैं, जो मछलियाँ हैं, उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, वो भी मर जाती हैं। इसीलिए आपको क्या करना है, आपको इस बात का ध्यान रखना है, ना ही आप कोई नदी या कोई जल का स्रोत खुद प्रदूषित करें, ना ही किसी को करने दें। लेकिन मुझे अब इस बात की प्रसन्नता है कि इस ओर लोगों का ध्यान गया है, मेरे जल को शुद्ध करने का प्रयास आरंभ हो गए हैं। मुझे उस दिन की प्रतीक्षा है जब मेरा जल वैसा ही स्वच्छ और निर्मल हो जाएगा जैसा गंगोत्री से निकलते समय रहता है। अब गंगा कहती हैं कि मुझे अब इस बात की खुशी भी है कि लोगों ने कदम उठाना शुरू कर दिया है। क्या कदम उठाने शुरू कर दिए हैं? मुझे साफ करने के, मेरा जो पानी दूषित हो गया है, लोग उसको साफ करना शुरू कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई पानी का स्रोत दूषित होगा तो हमारे ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ेगा, हमारे ऊपर हमारी सेहत भी खराब होगी। हम क्योंकि पानी ही सही नहीं पिएंगे, यूज़ करेंगे, नहाएंगे धोएंगे, तो हमारी भी सेहत कैसे रहेगी सही, और बाकी जो उसमें जीव जंतु पल रहे होंगे वो भी मर जाएंगे। ऊपर से पानी तो गंदा है ही, गंगा का जो जल है वो तो ऑलरेडी दुखी है ही, ऑलरेडी दुखी है। इसीलिए अब वो इस बात से सुखी हैं कि धीरे धीरे करके लोग इस बात पे ध्यान दे रहे हैं और क्या कर रहे हैं, मेरे जल को कर रही हैं स्वच्छ धीरे धीरे। अब क्या कह रही हैं कि उन्हें इंतज़ार है कि कब वो समय आएगा जब मेरा जो पानी है, जो अभी इतना गंदा हो गया है, पहले की तरह, जैसे कि जब मैं निकलती हूँ चांदी जैसा सुंदर हो जाएगा। ये वर्णन करती है एकदम स्वच्छ और निर्मल, मतलब बिना किसी मल के, बिना किसी गंदगी के एकदम सुंदर पानी मेरा हो जाएगा, जैसे गंगोत्री से निकलते समय रहता है। जब वो उनका उद्गम होता है तब जैसा होता है उनका पानी, वैसा हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमने इस पाठ में पढ़ी गंगा की कहानी। गंगा अपनी ही जुबानी, जो गंगा नदी है, वो बताती हैं कि कहाँ से उनका उद्गम हुआ, फिर उनके नदियों के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं, क्या क्या लोग वहाँ पर करते हैं, और कहाँ कहाँ किस किस जगह होते हुए बंगाल की खाड़ी में जा गिरती हैं, और उनके कई सारे नाम भी हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा जो यहाँ पे उन्होंने बताया है वो है जल प्रदूषण का। तो जल प्रदूषण एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिनके ऊपर हमें काम करना है। हमारे जो देश का युवा है, आप लोग हैं, आप सभी को लेकर, इस बात को लेकर थोड़ा सा और ज़्यादा जागरूक होना है कि हमें पानी गंदा तो करना नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये, हमें पानी वेस्ट भी नहीं करना है, और तीसरी बात ये कि हमें पानी को साफ़ सुथरा रखना है। कहीं पर भी हम देखते हैं कि पानी गंदा हो रहा है, लोग कचरा फेंक रहे हैं, तो हमें दूसरे लोगों को भी बताना है कि किस प्रकार से हमें गंगा को या फिर किसी भी अन्य नदी को, कोई भी जल स्रोत को गंदा नहीं करना है। और क्यों नहीं करना है वो हमने पाठ में पढ़ा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देख ली है गंगा की कहानी की व्याख्या। अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, वहाँ पे हम पढ़ेंगे इस पाठ से जो आपके पास पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न उत्तर हैं, हमें जो हल करने हैं वो देखेंगे। और वो देखने के लिए आपको कहाँ जाना होगा,
आप जाएंगे यूट्यूब चैनल पे, किसके, मैग्नेट ब्रेन्स की यूट्यूब चैनल पे। मैग्नेट ब्रेन्स के एप्लीकेशन या वेबसाइट भी आप विजिट कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एजुकेशन, वो भी हाई क्वालिटी में। आपको प्रोवाइड होते हैं कुछ ये टॉप कोर्सेज, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेजेस दोनों में ही, मीडियम्स में दोनों में ही अवेलेबल है। ई नोट्स और ई बुक्स के लिए आपको जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुद भी पढ़िए, दूसरों को भी प्रोत्साहित कीजिए पढ़ने के लिए। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आखिरी पार्ट है, जोश थोड़ा हाई रखिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।